इस दुनिया में जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। बिल्कुल, कड़ी मेहनत करने वाले लोग मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। एक सपना किसी चमत्कार से सच नहीं बनता, ये पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लेता है। स्टीफन किंग ने कहा था कि प्रतिभा नमक की तुलना में सस्ती है। कड़ी मेहनत है जो सफल व्यक्ति को प्रतिभाशाली व्यक्ति से अलग करती है। बिल्कुल, पहचान के जरिए मिला काम बहुत कम समय के लिए ही टिक पाता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। और इरादे अगर नेक हो और इच्छा शक्ति मजबूत हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। और ये उदाहरण भारत ने प्रस्तुत किया है। भारत का कोविड टीकाकरण अभियान दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला अभियान है। सीमित संसाधनों के बीच भारत ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर कोविड टीकाकरण में कई विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। और ये संभव हो पाया है सभी के सामूहिक प्रयासों से। कोरोना की शुरुआत में इससे कैसे लड़ना है ये हमें नहीं पता था। कोरोना से लड़ाई की शुरुआत हमने शून्य से शुरू की थी और आज हम मिसाल बने हैं दुनिया के कई देशों के लिए। बेशक ये सफर आसान नहीं था, मुश्किलें बहुत थी, लेकिन फिर भी हमने ये उपलब्धि हासिल करके दिखाई। देश में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखें तो 279 दिनों में भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है। जहां पहले 10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन लगे, वहां अगले 45 दिन में ये आंकड़ा 2 गुना हो गया। इसके बाद 20 करोड़ से 30 करोड़ पहुंचने में 29 दिन लगे। 185 दिन में ये आंकड़ा 40 करोड़ के पार हो गया। 203 दिनों में देश में 50 करोड़ कोविड के टीके लगाए जा चुके थे। इसके बाद केवल 76 दिन में देश ने 100 करोड़ कोविड टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए, उनमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश का नंबर है। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण का पहला अभियान शुरू किया गया। सबसे पहले हेल्थ केयर और फ्रंट लाइनर वर्कर्स को टीके लगाए गए। इसके बाद अगले चरण में 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और 45 साल से अधिक कोमॉर्बिड कंडीशंस वालों को टीके लगाने का काम शुरू किया गया। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वालों को और 1 मई से 18 साल और उससे ऊपर उम्र के लोगों को टीका लगाने का अभियान शुरू हुआ। सरकार अब बच्चों के लिए टीके को मंजूरी देने और उनके टीकाकरण की तैयारी में लगी है। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो कारनामा करके दिखाया है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। और प्रीति, लेकिन अभी भी हमें थमना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ये बात बार बार मुझे लगता है समझने की भी और समझाने की भी जरूरत है। बिल्कुल, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना कर रखना। और ये बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है पराक्रम, क्योंकि वो समय था जब कोविड भारत में फैल रहा था और उस समय
सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों की भी आशंका थी कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश आखिर इससे लड़ेगा कैसे? लेकिन इस चुनौती का सामना जिस तरह से देश ने किया है और आप सभी एक एक नागरिक की इसमें जिस तरह से भूमिका रही है, जाहिर तौर पर ये उपलब्धि जो है वो प्रशंसा योग्य है। बिल्कुल, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ने में बहुत लंबा समय भी बीता है और बहुत सारी कुर्बानियां भी हुई हैं। मतलब बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं जो शहीद हुए हैं इलाज करते हुए कोरोना से की वजह से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रीति जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, तो उस दर्द को भी समझना है। इसीलिए चूंकि अब त्योहारी सीजन को हम देख रहे हैं, बाजारों में भीड़ देख रहे हैं, आपसे हम यही गुजारिश करेंगे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर पालन करें। बिल्कुल। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलवाते हैं नन्हे पिकासो से। अद्वैत इस कलाकार का नाम है और अद्वैत अपनी कलाकारी से न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। और अद्वैत का हुनर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचा है। अपनी चित्रकारी से अद्वैत सबका दिल जीत लेते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिस उम्र में बच्चे माता पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, उसी उम्र से नन्हा अद्वैत रंगों में कैनवास पर ऐसी चीजें उकेर रहा है जिसे देखकर दुनिया भर में आर्ट लवर्स हैरत में हैं। आइए मिलते हैं भारत के इस नन्हे पिकासो से और जानते हैं आखिर अद्वैत को पेंटिंग करने की इंस्पिरेशन कहां से मिलती है। Galaxies, ocean life, space. My inspirations usually come from these things. I'm also inspired by prehistoric animals, prehistoric mammals, like mammoths, nature and everyday things. Sometimes I feel my paintings are alive. अद्वैत 1 साल से भी कम उम्र का था जब उसने पहली बार अपने हाथों में ब्रश पकड़ा था। मूलतः पुणे के रहने वाले अद्वैत ने अपनी पहली प्रदर्शनी तब लगाई जब उसकी प्रतिभा देखकर एक गैलरी मालिक ने उसे पहली सोलो प्रदर्शनी करने के लिए आमंत्रित किया और उस समय अद्वैत सिर्फ 2 बरस का था। वहीं साल 2016 में परिवार के साथ कनाडा जाने पर अद्वैत ने अपनी दूसरी सोलो पेंटिंग एग्जीबिशन सेंट जॉन आर्ट सेंटर में लगाई। कनाडा की इस सोलो एग्जीबिशन में अद्वैत ने अपने हुनर से विदेशी कला प्रेमियों को भी हैरत में डाल दिया। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले न्यूयॉर्क फाइन आर्ट ट्रेड शो आर्ट एक्सपो में भी अद्वैत अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित कर चुके हैं। कनाडा के इतिहास में अद्वैत अब तक के सबसे कम उम्र के चित्रकार हैं। आज अद्वैत की पेंटिंग्स की कीमत लाखों में है। बेटे के काम को पहचान मिलने से अद्वैत के माता पिता बहुत खुश हैं। ये अपने बेटे को पूरी जिंदगी कला का लुत्फ उठाते हुए देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा और एक गर्व महसूस होता है कि मेरा बेटा ने कुछ तो अचीव किया है जो लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं। ज्यादातर प्राकृतिक चीजों से प्रभावित अद्वैत डायनासोर, आकाशगंगा और समुद्र जैसी चीजें बनाना पसंद करते हैं। अद्वैत एक एविड रीडर भी हैं। किताबों को पढ़ने और लिखने को लेकर उनके कई फ्यूचर प्लान्स हैं। हालांकि वो ज्यादातर समय स्केचिंग और पेंटिंग में बिताना पसंद करते हैं। अद्वैत की पेंटिंग्स का जादू तब और बढ़कर बोला जब उन्हें ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड्स 2020 के लिए चुना गया। इस अवार्ड के लिए देश भर से 13,000 एप्लीकेशंस के बीच कुल 8 लोगों का चयन हुआ, जिसमें अद्वैत का नाम भी शामिल था। वहीं अद्वैत को हाल ही में कला जगत में बेहद मशहूर माने जाने वाले हाई फ्लायर्स 50 के सम्मान से भी नवाजा गया है। देश के इस नन्हे कलाकार का दुनिया भर के कला प्रेमी खुली बाहों से स्वागत कर रहे हैं। इसी बरस जून 2021 में अद्वैत लंदन आर्ट बाइनियल में भी अपनी एक प्रदर्शनी लगा चुके हैं। साथ ही साल के अंत तक ये लंदन की गैग्लियार्डी गैलरी में भी अपनी पेंटिंग की सोलो एग्जीबिशन लगाने की तैयारी में है। अद्वैत मानते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरी लगन के साथ किया जाना चाहिए। महज
7 बरस की उम्र में ये प्रतिभावान कलाकार न केवल वैश्विक कला जगत में अपनी पहचान को मजबूत कर रहा है, बल्कि देश का नाम भी ऊंचा कर रहा है। जाहिर तौर पर इसीलिए पराक्रम कहा भी जाता है कि प्रतिभा जो है वो उम्र की मोहताज नहीं होती, और जैसा हमने शुरू में भी कहा था कि प्रतिभा हर जगह है, लेकिन मेहनत भी चाहिए उसके लिए। तो आप देखिए अद्वैत किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा को दिन पर दिन और निखार रहे हैं। बिल्कुल, महज 2 साल की उम्र में अद्वैत ने अपने चित्रकारी की शुरुआत की और आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में वो अपने नाम के साथ साथ भारत के नाम को भी आगे बढ़ा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं प्रीति कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बेशक जरूरत है उन प्रतिभाओं को एक मंच देने की, जैसे कि अद्वैत को मिला। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारी खास सेगमेंट टेक क्लास की। इस आधुनिक युग में पूरी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई है। ऐसे में आपने साइबर अपराध की कई सारी घटनाओं के बारे में और साइबर सुरक्षा के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइबर सुरक्षा आखिर है क्या? यह आज के समय में क्यों जरूरी है? बिल्कुल, साइबर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो ये कहा भी जाता है कि आगे जो वॉर होनी है दुनिया के बीच में, वो साइबर अटैक को लेकर साइबर के रूप में होनी है। इसलिए ये साइबर सिक्योरिटी की बात आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो टेक क्लास का आज का सेगमेंट देखिए। साइबर सिक्योरिटी। कंप्यूटर किसी अनजान ईमेल से आई ईमेल अटैचमेंट को कभी भी ना खोलें, क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है। अनजान ईमेल से लिंक पर क्लिक ना करें। किसी भी तरह की पेमेंट सूचना को देखने से पहले उसकी जांच कर लें और ट्रस्ट मार्क जरूर देखें। वाईफाई नेटवर्क्स भी असुरक्षित हो सकते हैं, इसलिए आप मैन इन द मिडिल अटैक का शिकार ना बने, इसलिए सतर्क रहें। और किसी भी तरह की साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर क्राइम की रिपोर्ट के लिए www.cybercrime.gov.in पर लॉग इन करें। तो हमारी सहयोगी अमृता टेक क्लास में साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको समझा रही थी। और वाकई प्रीति, हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं आज जो साइबर क्राइम को बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जो वेबसाइट्स हैं, जो आईडीज है वो हैक हो जाती हैं और फिर उसमें पैसे मांगे जाते हैं गलत बहुत तरीके सारी से। पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो चोरी कर ली जाती है। जाहिर तौर पर जो इंटरनेट का जाल है वो हर जगह बिछा हुआ है, वो हमारे लिए सहूलियतें तो लेकर आया ही है, लेकिन चैलेंजेस भी इसके साथ काफी ज्यादा बढ़े हैं। इसलिए साइबर सिक्योरिटी को लेकर तमाम जो जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हम किसी भी तरह के साइबर अटैक से अपनी जो सुरक्षा है वो कर सकें। बिल्कुल। और प्रीति, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके जो पासवर्ड्स हैं, आपकी जो सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन है, उसको आप कभी भी पब्लिक मत करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समय पर इसे बदलते रहने की भी जरूरत है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो बड़े काम के साबित हो सकते हैं। आइए टेक क्लास के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूज यू कैन यूज की, यानी एक ऐसी खबर जो आपके काम की है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को मंत्रिमंडल की हाल ही में मंजूरी मिली है। ये केंद्र सरकार की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए नेशनल मास्टर प्लान है। किसी भी देश के विकास में उस देश के बुनियादी ढांचे का विकास काफी महत्वपूर्ण होता है। सरकार के मुताबिक गति शक्ति योजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। आपको बताते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और इससे कैसे आम आदमी को फायदा पहुंच सकता है। गति शक्ति एक डिजिटल मंच होगा जो सरकार के 16 मंत्रालयों को आपस में जोड़ेगा। इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग होगी। परियोजनाओं की प्लानिंग के साथ ही सुझाव भी दिया जाएगा। सभी परियोजनाओं को ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS मोड में लाया जाएगा। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी सभी योजनाओं को एक नेशनल मास्टर प्लान के तहत रखा जाएगा। इसमें सभी 16 मंत्रालयों की ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी विशेषज्ञ की भूमिका में होंगे, जो सैटेलाइट द्वारा ली गई 3D इमेज के जरिए योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे और उन योजनाओं को जल्द पूरा करने पर सुझाव देंगे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सभी 16 मंत्रालय एक दूसरे के काम पर नजर भी रखेंगे। इससे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये डिजिटल मंच बुनियादी ढांचा विकास को गति देने में मदद करेगा। इससे उद्योगों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बेहतर प्लानिंग और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। स्थानीय निर्माताओं को बल मिलेगा, रोजगार के तमाम नए अवसर पैदा होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा
और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लागू करने की लागत कम होगी। जाहिर तौर पर गति शक्ति योजना, इसमें 16 मंत्रालयों को जोड़ा जा रहा है और जाहिर तौर पर जो स्टैंडर्ड होगा, जो सुविधाएं होंगी वो वर्ल्ड लेवल की होंगी और इससे कहीं ना कहीं आम आदमी को फायदा बहुत पहुंचेगा। और किसी भी देश के विकास के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। तो गति शक्ति योजना के माध्यम से कोशिश ऐसी होगी कि हमारे देश की जो आधारभूत बुनियादी ढांचा है उसको और ज्यादा बेहतर, सुदृढ़ और मजबूत बनाया जाए, जिससे सबको फायदा पहुंचेगा। भारत त्योहारों का देश है। हमारे देश में पर्व और उत्सव का सिलसिला चलता ही रहता है और ये त्योहार उल्लास और उमंग से भर देते हैं। बाजारों में आने वाले पर्व की रौनक दिखाई दे रही है। बिल्कुल, पहले हमने देखा नवरात्र, उसके बाद दशहरा और अब सबको करवा चौथ का इंतजार है। बाजार सज गए हैं, महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आइए हम भी जानते हैं करवा चौथ के पर्व के बारे में। भारत त्योहारों का देश है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में तीज त्योहारों का समावेश पौराणिक काल से है। भारतीय संस्कृति और तीज त्योहार कुछ इस तरह आपस में गुथे हुए हैं कि एक दूसरे के बिना अर्थहीन प्रतीत होते हैं। इनका प्रभाव हमारी जीवन शैली, स्वास्थ्य और मानसिक और सामाजिक विकास पर देखने को मिलता है। महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने जीवन साथी की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत के लिए बाजार में दुकानें सज गई हैं। महिलाएं करवा चौथ को लेकर बाजारों में खरीदारी कर रही हैं। करवा चौथ व्रत के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि इसे करने से न सिर्फ पति की आयु लंबी होती है, बल्कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। कहते हैं कि सुहाग के व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और परिवार के सारे संकट भी दूर हो जाते हैं। इस दिन मां पार्वती, भगवान शिव और कार्तिकेय का पूजन शुभ फलदाता साबित होता है। करवा चौथ के दिन सुबह उठकर सरगी खाई जाती है और फिर स्नान कर महिलाएं घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत की शुरुआत करती हैं। करवा चौथ का व्रत पूरे दिन निर्जला रहकर किया जाता है। फिर शाम के समय तुलसी के सामने बैठकर चौथ व्रत की विधि विधान से पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है और उसके बाद चांद निकलने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देते हुए छलनी से पति का चेहरा देखकर महिलाएं व्रत तोड़ती हैं। हालांकि देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस व्रत की परंपरा अलग अलग नजर आती है। नवरात्रों से शुरू हुए त्योहारी मौसम में अब दीपावली तक पर्व उत्सव की धूम रहेगी और त्योहारों की रौनक हर जगह दिखाई देगी। और आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक खास दिन की बात करते हैं। कल विश्व पोलियो दिवस है और हम जानते हैं कि इस रोग में शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पोलियो को खत्म करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। और आपको बता दें कि भारत बेशक पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन इसे पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि जब पोलियो की खुराक पिलाई जाए उस वक्त हम सभी अपने बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं। बहुदृश्य, जिसे अक्सर पोलियो या पोलियो मेलाइटिस भी कहा जाता है, एक विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित विष्ठा या खाने के माध्यम से फैलता है। ये एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है जिससे संपूर्ण शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस रोग में व्यक्ति का शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। ये बीमारी बच्चों में अधिक होती है। इस बीमारी से आज भी कई देश जूझ रहे हैं। भारत एक पोलियो मुक्त देश बन गया है। पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पोलियो को खत्म करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस पोलियो मुक्त दुनिया की ओर वैश्विक प्रयासों को उजागर करने और दुनिया के हर कोने से पोलियो उन्मूलन की लड़ाई में उन लोगों के अथक योगदान का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। विश्व पोलियो दिवस पोलियो मुक्त दुनिया की ओर वैश्विक प्रयासों को उजागर करने का एक मौका है। साल 1970 में पेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई। साल 1988 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने
पोलियो उन्मूलन को लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया और तय किया कि साल 2000 तक पोलियो खत्म हो जाएगा। भारत में पोलियो उन्मूलन के लिए राज्य स्तर पर प्रयास शुरू किए गए। वर्ष 1985 में तमिलनाडु ने रोटरी क्लब के सहयोग से पोलियो प्लस अभियान की शुरुआत की। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के रेजोल्यूशन को अपनाते हुए तमिलनाडु और केरल में साल 1993-94 में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। दिल्ली में अक्टूबर 1994 में पहली बार पूरे राज्य में पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई और दूसरा चरण दिसंबर में शुरू किया गया। वर्ष 1994 में डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली सरकार में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने दिल्ली में 3 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए पोलियो ड्रॉप अभियान बड़े स्तर पर शुरू किया और इसमें काफी सफलता मिली। साल 1995 के दिसंबर महीने में भारत सरकार ने इस मुहिम को अपनाया, देश भर में लागू किया और 3 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो टीकाकरण अभियान के दायरे में लाया गया। और इसके साथ ही एक साल में करीब 8 करोड़ 70 लाख बच्चे टीकाकरण अभियान के अंतर्गत आए। एक साल के बाद उम्र सीमा 5 साल बढ़ा दी गई और इस दौरान करीब 12 करोड़ 50 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया। साल 1997 में नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। ये भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन का साझा कार्यक्रम था। अक्टूबर 1999 में भारत में टाइप 2 पोलियो वायरस का मामला सामने आया, जिसे पहले ही खत्म घोषित किया जा चुका था। साल 2005 में पोलियो संक्रमण के करीब 2000 मामले सामने आए। इनमें से अधिकतर मामले भारत और नाइजीरिया में थे। जनवरी 2011 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पोलियो का टाइप 1 मामला सामने आया। भारत में पोलियो का संभवतः यह आखिरी मामला था। साल 2014 के मार्च महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, क्योंकि 3 साल से भारत में पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया था। तो 2011 में पश्चिम बंगाल में प्रीति भारत में पोलियो का एक आखिरी मामला जो सामने आया था और 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया, जो हम आज भी बने हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन अब जैसा हमने कहा कि इसे लेकर जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। समय पर जरूर अपने जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें पोलियो की ड्रॉप जरूर पिलवाएं, क्योंकि पराक्रम हम बता दें कि जब चीन को पोलियो मुक्त घोषित किया गया उसके 10 साल बाद 2011 में चीन में पोलियो के कई मामले आए। उनमें कुछ लोगों की 2 लोगों की मौतों की भी खबर थी। यानी ये खतरा लगातार बना हुआ है कि भारत में पोलियो के मामले वापस ना आए, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक हम जानते हैं पड़ोसी मुल्क है और वहां वो अभी तक पोलियो मुक्त नहीं है। इसलिए इसे लेकर ढिलाई बरतने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और समय पर अपने बच्चों को जरूर पोलियो की खुराक पिलवानी चाहिए। क्योंकि पोलियो बेशक एक संक्रामक रोग है और इसमें जैसा कि आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान अभी तक पोलियो मुक्त नहीं हुआ है, बांग्लादेश में भी शायद कमोबेश यही स्थिति है। तो हमें तो खतरा नहीं है, लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहां से ये खतरा भारत में आ सकता है। तो इस खतरे को रोकने के लिए और जो मुकाम हमने हासिल किया है अब तक पोलियो मुक्त भारत बनने का, इसे बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पोलियो के दिवस के मौके पर जब पोलियो की खुराक पिलाई जाए तो अपने बच्चों को वहाँ पर ज़रूर लेकर के जाएं और पोलियो की खुराक उन बच्चों को दें। क्योंकि प्रीति, इसका यदि हम अभियान देखें, इसकी पूरी लड़ाई देखें तो बॉलीवुड स्टार से लेकर के जो जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी राजनीतिक वर्ग के जो लोग हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सभी के जॉइंट एफर्ट से ये हम पोलियो मुक्त हो पाए हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए जो अवेयरनेस डे है, अवेयरनेस है, जागरूकता है, इसे लेकर वो लगातार बनाए रखनी है हमें। और इसी के साथ तब मुझे और पराक्रम को यहाँ इजाजत दीजिए।